आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। स्पेशली CBSE 9th के लिए ये है पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट मैंने करा दिया है। इट मीन सेल स्ट्रक्चर बता दिया, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी क्लियरली बताया गया है, और साथ ही साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख सकते हैं। अब आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले ये देखना है कि इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले किसने की थी इसकी खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। समझ में आया? लोकेशन क्या है, बिल्कुल सेल के स्ट्रक्चर के बीचों बीच में, यानी साइटोप्लाज्म में ये क्या होता है, एम्बेडेड होता है। बिल्कुल जैसे ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है वो क्या है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गई बात? तो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे क्या, इसकी आउटर बाउंड्री की। ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंपली क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ किसका बना होगा, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। अब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, ये वाली है आउटर और ये वाली है इनर। समझ में आ गई बात? एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। ठीक है, किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन की। इसका काम क्या है, ये आउटर एनवायरनमेंट से न्यूक्लियस को सेपरेट करती है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट प्लस साइटोप्लाज्म, सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म को अंदर, यानी न्यूक्लियर, ऐसे कहें न्यूक्लियोप्लाज्म से ये क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया, ये पूरा आपको दिख रहा होगा पूरा फिगर। बाहर आपके क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्योंकि सेल के अंदर ही ये स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? इसके बाद में ये आता है कि अंदर आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। जैसे सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म है, तो अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। समझ में आ गई बात? तो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम कौन करता है, वो करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और किसका बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन का। समझ में आ गई बात? अगली चीज आती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन जो होती हैं, कोई भी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। तो आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको पूरा क्लियरली दिख रहा है ना, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको क्या बोलेंगे, यानी बीच का स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। दो न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होगा उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। समझ में आया? ये 10 to 50 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर होता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात? आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर हो गई बात? अब आगे आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया? तो बिल्कुल जैसे आपका फ्लूइड इनसाइड द सेल, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, वैसे ही फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के सारे ऑर्गेनेल इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियोप्लाज्म को कैसे लिखेंगे, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर? अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। कुछ इसमें एंजाइम्स होंगे, क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन होगा,
न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड, कुछ साथ ही साथ लिपिड कंटेंट भी होंगे, समझ में आया। तो ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियो प्लाज्म में, समझ में आया। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस और प्लाज्म मींस फ्लूइड, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर एंजाइम, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेल आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एम्बेडेड है, समझ में आया, फंसे हुए। अब आगे बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या है, देख लीजिए आप। न्यूक्लियोलस जो है ये मेम्ब्रेनलेस पार्ट होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस पार्ट होता है, इसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनलेस पार्ट, मेम्ब्रेन लेस पार्ट। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट है, इसमें मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको कुछ आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये क्लियर, क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, ठीक, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है ये, ठीक। इसका काम क्या है, तो ये काम क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होगी, इसकी सिंथेसिस होगी, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियोलस के अंदर हो रही है, समझ में आ गई बात। अब ये हो गया आपका। अब न्यूक्लियोलस के बाद अगली चीज आती है आपकी न्यूक्लियर पोर, क्या आती है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर को बहुत क्लियरली आपको समझना है। न्यूक्लियर पोर को समझने से पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर पोर बनता कैसे, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपकी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, उसी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से, समझ में आया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। मेड बाय फ्यूजन ऑफ outer and inner nuclear membrane, nuclear membrane, क्लियर हो गएगा। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी उसी के फ्यूजन के बाद ये बनते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर का काम क्या है ये भी देख लीजिए। तो न्यूक्लियर पोर का सिंपल काम क्या है, न्यूक्लियर पोर का सिंपल काम है कि कुछ प्रोटीन और कुछ राइबोसोम, समझ में आया। राइबोसोम कहाँ बना, राइबोसोम आपका बिल्कुल यहाँ यानी न्यूक्लियोलस के अंदर बना, और प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम एंड प्रोटीन को अंदर से बाहर ले जाने का काम कौन करेंगे, न्यूक्लियर पोर, यानी अंदर की चीजें जो जिसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जिसकी सिंथेसिस होगी वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, समझ में आया, ठीक। तो ये क्या करते हैं, एग्जिट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। तो प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल के एग्जिट के लिए रास्ता कौन देते हैं, न्यूक्लियर पोर देते हैं, समझ में आया। कैसे बनेंगे, जब दो मेम्ब्रेन फ्यूज होंगी, दो मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज होंगी, जैसे यहाँ देखिए ये यहाँ पे फ्यूज हो रही है, तो फिर क्या बनेगा, न्यूक्लियर पोर बनेगा। अब अगली चीज आती है क्रोमेटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। क्रोमेटिन क्या है देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अगर क्रोमेटिन ना हो तो शायद ह्यूमन बॉडी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, समझ में आया। तो ये क्या है, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब ये किस फॉर्म में है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट तो करता है, ये किस फॉर्म में है, कंडेंस्ड फॉर्म में। इस फॉर्म में कंडेंस्ड फॉर्म में, ये आपको उलझा हुआ दिख रहा होगा, समझ में आया। और यही आगे चल के जब सेल डिवीजन की बात आती है, सेल डिवीजन मींस माइटोसिस या मियोसिस, तो सेल डिवीजन में ये क्या हो जाता है, ये बदल जाता है किसमें, डीएनए में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए में। मतलब ये क्रोमेटिन अभी कंडेंस्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, लेकिन जब सेल डिवीजन की बात आती है तो सेल डिवीजन के टाइम पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो क्रोमेटिन है ये दो टाइप का आपको दिखा होगा, एक ये वाला
और एक ये वाला, समझ में आया। तो इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपली यू एंड हेटेरो, यानी यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? यूक्रोमेटिन आपको लाइट स्टैंड दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये क्या है? लाइट स्टैंड है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों काम यहाँ पे हो रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन इस यूक्रोमेटिन में हो रहा है, जो कि आउटर वाला आपको दिख रहा है। और ये जो कंडेंस्ड फॉर्म, ये जो आपको डार्क स्टैंड दिख रहा है, ये क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन है। हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन के बाहर होता है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जैसी चीज नहीं होती। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका क्रोमेटिन। ये किसकी तरह एक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। अभी ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। अब फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, समराइज करा दे रहा हूँ सारी चीजों को, ठीक है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। समझ में आया? रॉबर्ट ब्राउन ने किसमें की थी? 1831 में की थी। समझ में आया? तो कहाँ ये होता है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां बिल्कुल सेंटर में ये एम्बेडेड होता है। समझ में आ गई बात? ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा न्यूक्लियस का। तो ये अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। पहला है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होगी, एक आउटर और एक इनर, यानी बाहर वाली और अंदर वाली। आउटर ये जो बनी होती है किससे बनी हुई होती है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल वैसे जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन थी, वो भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई थी। समझ में आ गया? अब अगली चीज है, इसका काम क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का? साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट करना, यानी सेल के अंदर का कंटेंट और न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट दोनों को ये क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, यानी अलग करेंगे। अब अगली चीज आती है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस है। और एंजाइम, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजें कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। ये क्या करता है? सारे न्यूक्लियर ऑर्गेनेल जो होते हैं वो इसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। समझ में आ गई बात? अगली चीज है न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और यहाँ पे क्या हो रही है? आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। समझ में आ गई बात? अब अगली चीज, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, आगे देखते हैं। क्रोमैटिन है, सॉरी इससे पहले पेरीन्यूक्लियर स्पेस आप देख लीजिए, ये 10 to 50 नैनोमीटर होता है। 10 to 50 नैनोमीटर यहाँ पे दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, आउटर और इनर, इसी को क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर के बीच का होता है ये स्पेस, ठीक है। अब अगली चीज आती है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या करता है? इट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। ये किस तरीके से एक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। समझ में आया? अभी तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली चीज है, ये क्रोमैटिन दो टाइप के होते हैं, एक लाइट स्ट्रैंड और एक डार्क स्ट्रैंड। समझ में आ गई बात? तो लाइट स्ट्रैंड जो होगा वो होगा यूक्रोमैटिन, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन हो रहा है। और डार्क स्ट्रैंड क्या होगा? हेटेरोक्रोमैटिन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसका हो गया? ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका क्या किसका हो गया? ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपकी चीज आएगी न्यूक्लियस के बाद अगला ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल ऑर्गेनल की बात अगर चल रही है तो अगले लेक्चर में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।